हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। तो कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के बारे में कि यानी जो सेमी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, कि बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करता है। कि जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो किन किन टर्म्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर उनकी मूवमेंट के कारण, इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की मूवमेंट के कारण, यानी न्यूक्लियॉन्स की हरकतों के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है, वो किन किन एनर्जी टर्म्स पे डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला से। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किन किन एनर्जी टर्म्स पे डिपेंड करती है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो और किन किन टर्म्स पे डिपेंड करती है। यानी इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए वो किन किन एनर्जी टर्म्स पे डिपेंड करते हैं, उनको हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला से। यानी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ एनर्जी टर्म्स थी, जिससे ये पता चला एक्सपेरिमेंटली, जिससे हमें ये पता चला कि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है वो अंदर भी इन न्यूक्लियस की मूवमेंट के कारण, इनकी अंदर इनकी हरकतों के कारण, ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस की हरकतों के कारण ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट की ओर जाती है। तो वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कुछ एनर्जी टर्म्स हैं जिन पे ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ये क्या करती है? डिपेंड करती है। बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? बाइंडिंग एनर्जी वो क्या होती है कि न्यूक्लियस को इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनसे बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है? उस पर डिपेंड करती है। वो एनर्जी टर्म्स हैं, उनको हम किस में डिफाइन करेंगे? कुछ 5 एनर्जी टर्म्स है जिन पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या करती है? डिपेंड करती है। उससे हम देखेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। तो ये जो 5 एनर्जी टर्म्स हैं ये मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ। तो वो 5 एनर्जी टर्म्स बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है? तो चलिए वो देखते हैं। पे कुछ टर्म्स लिखी हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन 5 एनर्जी टर्म्स। पहला है वॉल्यूम एनर्जी, सेकंड है सरफेस एनर्जी, थर्ड है कूलम्ब एनर्जी एंड फोर्थ वन इज एसिमेट्रिक एनर्जी एंड फिफ्थ वन इज पेयरिंग एनर्जी। कि यानी जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है वो इन 5 एनर्जी टर्म्स पे डिपेंड करता है। ये टर्म्स कहाँ से आई और ये बाइंडिंग एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो मैंने क्या बोला, फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उनकी मूवमेंट के कारण, उनकी सिमेट्रिसिटी या एसिमेट्रिसिटी के कारण, किसी में प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, किसी में न्यूट्रॉन नंबर ज़्यादा है, किसी न्यूक्लियस में, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बाइंडिंग एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, और इनकी जो रिपल्शन की फोर्स की वजह से कौन सी, इनकी जो इंट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की इंट्रैक्शन की वजह से इनकी जो वॉल्यूम, मास नंबर के बढ़ने के साथ जो वॉल्यूम एनर्जी फैक्टर आता है उसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिपेंड करती है। एसिमेट्रिसिटी के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी उसमें क्या इफेक्ट आता है, वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो एसिमेट्रिसिटी आती है वो बाइंडिंग एनर्जी को किस तरह से इफेक्ट करती है। इसकी जो पेयरिंग है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की जो पेयरिंग है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटर न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन फोर्स है, उनकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, वो इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। इनकी जो स्पिन के कारण, इनकी जो पेयरिंग के कारण, ठीक है? तो इन सभी फैक्टर्स से मिला के जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो कैसे डिपेंड करती है, वो घटती है कि बढ़ती है। ये जो सभी टर्म्स हैं, ये सभी 5 टर्म्स हैं, इनकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी में है वो क्या क्या चेंजेस आते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को लेके। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। फिर इवन न्यूक्लियाई, ओड न्यूक्लियाई के कारण, जिनमें यानी प्रोटॉन नंबर ज़्यादा, प्रोटॉन नंबर इवन हो, न्यूट्रॉन नंबर इवन हो, या दोनों में ओड हो, तो उसकी वजह से, इन सभी फैक्टर की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की वो कैसे डिपेंड करती है, कैसे वो इसकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो ये जो सभी टर्म्स हैं ये बाइंडिंग एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी को ये किस तरीके से रिलेट कर पाती है, तो ये सभी हम क्या पढ़ेंगे?
सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला में। इंपेरिकल मीनिंग क्या होता है, जिसमें कोई एविडेंस होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के द्वारा, यानी कि हम आइडियाज के बेसिस पे हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं इनको, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की मूवमेंट के कारण, उनके प्रॉपर्टीज के कारण, उनके फोर्स के कारण, उनके पेयरिंग के कारण और उनके रिपल्सन फोर्स के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी में चेंजेस आते हैं वो हमने इन एनर्जी टर्म्स के फॉर्म में लिखे हैं। और ठीक है, और इन्हीं को समझाने के लिए हमने क्या दिया है, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ 5 टर्म्स हैं जिनकी जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो ये 5 टर्म्स कौन कौन सी है? फर्स्ट है वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। तो चलिए वन बाय वन हम इन एनर्जीज को देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पे कैसे डिफाइन करती है, यानी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है वॉल्यूम एनर्जी। फर्स्ट कौन सी है? वॉल्यूम एनर्जी। अब हमने जब बाइंडिंग एनर्जी वाला लेक्चर देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने क्या देखा था, B/A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी। कैसे बोला था मैंने कि अगर बाइंडिंग एनर्जी हमने देखा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का मास नंबर के साथ में जो ग्राफ था वो क्या शो कर रहा था कि यानी कुछ जो लाइटर मास न्यूक्लियाई हैं उनमें जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ में मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए, हे हेली कन्नों से फेरे मत लियो, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज में गोल्ड एंड यूरेनियम की कमी है। उसके बेसिस पे मैंने बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाया था, बोला था कि यहाँ पे 3 पीक्स आती है, फिर जो बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है इस पॉइंट पे जाके इसको मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी को वो करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद में ये कांस्टेंट होता है कुछ वैल्यूज के लिए, बाद में यूरेनियम के बाद में इसमें स्टीपली क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला था, ये जो 3 जो पॉइंट्स हैं इनको मार्क किया था और यहाँ पे बोला था कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। और हमने ये देखा कि इवन न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है वो अपने नेबरिंग न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो हमने क्या बोला था, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, मास नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। मैंने इसको इस कर्व को 2 फैक्टर में डिवाइड किया था, ए जिनका लेस देन 20 है, यानी जो लेस देन 8 जिनका मास नंबर 20 से कम है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कहा था, B/A और ये मास नंबर के कर्व के बीच में ग्राफ देखा था कि यानी कि ये मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। 3 हिस्से कौन से थे, ये पहला वाला कौन सा था, जिनमें लाइटर न्यूक्लियर जिनको बोला था, यानी कि जिनकी जो मास नंबर है वो 20 से कम है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें मैंने बोला था कि इन तीनों पॉइंट्स पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उनकी संख्या क्या है, इवन है। इवन होने के कारण इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है, यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है अपने नेबरिंग वालों से। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि एकदम से इंक्रीज होती है, कुछ स्लाइटली इंक्रीमेंट देखा जाता है, अपने आसपास वालों से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है वो ज्यादा होती है। फिर मैंने बीच का मिड पॉइंट देखा कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे क्या होता है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व वो अपने मैक्सिमम पे होता है, अपने पीक वैल्यू पे होता है। वो किस पे होता है, Fe56 पे होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कितनी होती है, अराउंड 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आफ्टर Fe56 ये जो ग्राफ है ये अपनी सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये जो बीच का जो इंटरमीडिएट रेंज है इसमें जो क्या करती है, बाइंडिंग एनर्जी सैचुरेट हो जाती है। ऑलमोस्ट एवरेज इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 7.4 MeV के अप्रोच ये कांस्टेंट रहती है। फिर धीरे धीरे क्या करने लग जाती है, स्लाइटली डिक्रीमेंट की तरफ जाती है और डिक्रीमेंट अचानक से कहाँ शो होता है, यूरेनियम 238 और उसके आसपास के आइसोटोप्स पे ये जो ग्राफ है ये ऑलमोस्ट वैनिश होता जाता है। तो यानी कि हमने क्या देखा था उस टाइम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है हैवी
न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी का कर्व जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। और जो मैक्सिमम कहाँ रहता है, Fe56 तक ये क्या रहता है, अपने मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की ओर होता है और बाद में ये जो ग्राफ है क्या करने लग जाता है, डिक्रीमेंट करने लग जाता है। तो उससे हमने क्या देखा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी की, यानी कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है, यानी किसी भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। यानी वो न्यूक्लियस है उसको डिसइंटीग्रेट अपन नहीं कर पाएंगे इजीली, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसकी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, ठीक है। अब आप ऐसा देख लीजिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैं अगर एक न्यूक्लियन को इजीली बाहर निकाल पा रही हूँ तो इसकी यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, मुझे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसके लिए इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो कम है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर मैंने एक और चीज देखी कि यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वैल्यूज के बाद में जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है ये क्या आ जाता है, डिक्रीमेंट की तरफ चला जाता है, यानी मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ये जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है ये भी क्या आ जाती है, इसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ से मैंने एक और चीज देखी कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो जाता है, कुछ वैल्यूज के लिए मास नंबर के यहाँ तक तो क्या होता है, मास नंबर बढ़ने के साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी में क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारे हैवी वैल्यूज के लिए, हैवी न्यूक्लियाइज के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ वैल्यूज के बाद में क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइज के लिए मैंने ये बोला कि जो बाइंडिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली कर्व ड्रॉ किया तो हमने ये देखा था जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व है मास नंबर बढ़ने के साथ साथ, यानी हैवी न्यूक्लियाइज के साथ साथ ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने ये जो फॉर्मूला देखा है यहाँ से कि तो बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी उसको हम इजीली उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है मैं बोल सकती हूँ कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियंस और लाइटर न्यूक्लियंस के लिए क्या बोल दिया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, ठीक है। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि अगर मास नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस की जो है वो साइज वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, इसमें अगर इसमें अगर मास नंबर बढ़ा दें, मास नंबर बढ़ाने के से क्या होगा, जो प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज होने के साथ साथ ये क्या है, इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाता है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यानी मैंने क्या बोला कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस की जो वॉल्यूम है उसके साइज में है और उसकी रेडियस में क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। तो मैंने यहाँ से एक और चीज देखी थी कि वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसके मास नंबर से। यानी मास नंबर बढ़ाने से उसकी जो न्यूक्लियस की साइज है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी एटम में, ठीक है। तो उसका न्यूक्लियस की साइज है वो बढ़ जाती है और वो क्या होता है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला मैंने वॉल्यूम की, ठीक है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम एनर्जी कैसे निकलती है। यहाँ से मैंने क्या बोला, बाइंडिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी मास नंबर बढ़ने के साथ साथ ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अप टू कुछ वैल्यूज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये इंटरमीडिएट न्यूक्लियाइज एंड A<20 वालों के लिए हमने ये बोला था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन मैंने ये बोल दी। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है, यानी ये स्पेस के अंदर ज्यादा वॉल्यूम, किसी भी एटम में ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो यानी V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से A बोल दिया मैंने। ये दोनों इक्वेशन ले ली, ये दोनों ऑब्जर्वेशन मैंने एक न्यूक्लियस के अंदर कर ली, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या देख सकती हूँ कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसकी वॉल्यूम के, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब ये उसको वॉल्यूम एनर्जी की टर्म में क्या लिखा, यानी क्या बोल दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने वॉल्यूम की टर्म में कांस्टेंट लिया,
ठीक है, मुझे तो ये देखना है ना वॉल्यूम एनर्जी पे कैसे डिपेंड करती है। तो EB है वो डायरेक्टली EB इक्वल्स टू ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, EV मल्टीप्लाई बाय A जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी इसकी, जैसे V क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ से R क्या है R0 A⁴ 1/3, तो मैंने ये देख लिया यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या है क्यूब है, तो यानी R का क्यूब यानी R0 क्यूब A⁴ 1/3, तो यहाँ से क्या आ गया ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है R0 की 4π/3 पाई डिवाइड बाय R0 क्यूब, ये जो इतना टर्म है इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, इसको मैंने कांस्टेंट लिख दिया, तो ठीक है। तो यहाँ से मैंने अजम्पशन लगा लिया कि EB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, कुछ कांस्टेंट, ये तो इसको छोड़ो आप, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के उसको वॉल्यूम की टर्म में मैंने एक नया कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, वो क्या है AV, ये क्या है वॉल्यूम एनर्जी की टर्म में। तो मैंने यहाँ से देखा जो बाइंडिंग एनर्जी EB है वो इक्वल्स टू कितनी आ गई AV मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। A यहाँ पे क्या है वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट टर्म आ गया जो क्या है वॉल्यूम एनर्जी, इसको हमने क्या नाम दिया वॉल्यूम एनर्जी टर्म। और ये जो AV है ये क्या है यहाँ पे वॉल्यूम एनर्जी कांस्टेंट, ये क्या है कोई भी कांस्टेंट है। अब ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि मास नंबर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मास नंबर बढ़ने के साथ इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी बढ़ेगी। तो ये जो वॉल्यूम एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, और इससे क्या होगा जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी बढ़ेगी, जिससे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, और वो कितनी होगी EB इक्वल्स टू AV मल्टीप्लाई बाय A, ठीक है। ये जो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला की जो 5 टर्म्स हैं, इनमें जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा बाइंडिंग एनर्जी किन किन एनर्जीज पे डिपेंड कर रही है, तो इन पांचों टर्म की जो यहाँ पे मास नंबर पे क्या डिपेंडेंसी है ये हमें डायरेक्टली गेट या नेट में पूछा जाता है। किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं कि वॉल्यूम एनर्जी जो है वो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, सरफेस एनर्जी टर्म है बाइंडिंग एनर्जी के अंदर वो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आता है, तो हमें क्या करना है, ये इसकी जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली याद रखनी है। तो पहला हमने पढ़ लिया वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी में क्या देखा EB इक्वल्स टू AV मल्टीप्लाई बाय A, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है वॉल्यूम एनर्जी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके मास नंबर से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमें क्या देखना है सरफेस एनर्जी की, यानी जो सरफेस एनर्जी की वो टर्म है वो कैसे आई और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी को कैसे इफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी टर्म, ठीक है। तो इसमें मैंने एक न्यूक्लियस माना है, न्यूक्लियस के अंदर ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बनाए हैं, ठीक है। ये मैंने न्यूक्लियंस बना दिया, इसको हम किससे समझेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल में क्या होता था, एक जो न्यूक्लियस है उसको लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में हमने देखा था, जो कि क्या होता है डिसइंटीग्रेट हो जाता है इसके लाइटर न्यूक्लियस में। पहले वो स्फेरिकल शेप में होता है, फिर इलिप्सॉइडल शेप ले लेता है और फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती जाती है वो कम हो जाती है। तो इससे हम कैसे देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है हमारा इसके अंदर क्या है न्यूक्लियॉन्स है। अब सभी न्यूक्लियॉन्स पे क्या है बराबर फोर्स लग रहा है, जो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सभी न्यूक्लियॉन्स पे बराबर लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक न्यूक्लियॉन पे ज्यादा लग रहा है, इधर वाले पे कम लग रहा है, इधर वाले पे ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है। सभी न्यूक्लियॉन्स पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा इक्वल लगेगा। लेकिन हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, यानी कि जो बीच वाला जो ये न्यूक्लियॉन है इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा इन नेबरिंग वाले के कारण, तो वो क्या होगा ज्यादा होगा। लेकिन फोर्स इन पे क्या लगेगा सेम लगेगा, इनका इंटरेक्शन अलग अलग हो सकता है, फोर्स जो कि है वो क्या होगा सेम लगेगा सभी न्यूक्लियॉन्स पे। तो इंटरेक्शन से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला न्यूक्लियॉन है उसमें इस वाले नेबरिंग के कारण, इस वाले नेबरिंग मतलब इसके जो आसपास जितने भी है उनके कारण सभी से ये इंटरेक्ट करेगा अपने नेबरिंग के कारण, ठीक है। तो इंटरेक्शन इस पे हम बोल सकते हैं कि इस बीच वाले पे ज्यादा होगा सभी इनके नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के कारण, ठीक है। लेकिन जो ये जो सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है, इनमें क्या होगा जैसे मान लिया ये मान लिया मैंने, ये तो क्या है लूजली बाउंड होंगे, बीच वाला क्या है ज्यादा
अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इनके बीच में न्यूक्लियॉन्स के बीच में नेबरिंग वालों के कारण क्या ज्यादा अट्रैक्शन है, मतलब ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये जो सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन है ये क्या है, ओनली 2 से ही इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाकी तो इंटरेक्शन इसमें नहीं है, तो ये क्या है, लूजली बाउंड है, जिस वजह से तो इसको बाहर निकालना क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान होएगा, बजाय इसके इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, हाईली इंटरेक्टेड बाय इट्स नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो इसको हम नहीं निकाल पाएंगे, इस पे फोर्स तो सेम है सभी के, लेकिन इंटरेक्शन जो इंटर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंटरेक्शन के कारण वो क्या है, इस बीच वाले पे ज्यादा है, जिससे हम इसको आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स है वो क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन कम है अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के कारण, ठीक है। तो इसको हम इजीली इसको बोल सकते हैं कि लूजली बाउंड है, ठीक है, इसमें इंटरेक्शन इतना नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो आसानी से बाहर निकाल सकते हैं तो यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही तो देखा था ना कि जिस भी न्यूक्लियन को हम इजीली निकाल पा रहे हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इस न्यूक्लियन को हम इजीली यहाँ से रिमूव कर पा रहे हैं, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एनर्जी के अंदर डिक्रीमेंट है इस सरफेस न्यूक्लियॉन्स की वजह से, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, सरफेस एनर्जी टर्म। ये जो डिक्रीमेंट है बाइंडिंग एनर्जी का इस सरफेस न्यूक्लियॉन्स के कारण, इसके अंदर जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसी को हमने क्या बोल रहा है, सरफेस एनर्जी टर्म। अब देखते हैं कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी इसका क्या एक्सप्रेशन रहता है। सो बाइंडिंग एनर्जी जो है बीई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी सरफेस एरिया की, ठीक है। इसको स्फेरिकल माना है ना न्यूक्लियस को, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रटाया तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक है। उसको सरफेस एनर्जी की टर्म में जो कांस्टेंट को मैंने कैसे डिफाइन किया, बी ई इक्वल्स टू ए एस। ए एस यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो r है ये क्या है, r इक्वल्स टू आर नोट ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे r का स्क्वायर मैंने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है a टू द पावर 2/3 की। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, जो सरफेस एनर्जी टर्म है वो क्या आ गई, 2/3। ये जो बाइंडिंग एनर्जी का क्या है एक्सप्रेशन सरफेस एनर्जी की टर्म्स में, ठीक है। अब देखिए अब ये मैंने बाहर वाला न्यूक्लियन निकाला, यानी ये जो लूजली बाउंड न्यूक्लियन है न्यूक्लियस की सरफेस पे, यहाँ पे ये क्या है, लेस इंटरेक्टेड है, किसकी बजाय, इस बीच वाले की बजाय। इसमें तो इंटरेक्शन ज्यादा है इसलिए नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसको हम निकाल पाएंगे, इजीली निकाल पा रहे हैं, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीमेंट को शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, एक नेगेटिव साइन लगा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन किसकी वजह से, बाइंडिंग एनर्जी के डिक्रीमेंट की वजह से। वॉल्यूम एनर्जी में आप सोच रहे होंगे मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मास नंबर बढ़ रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। वॉल्यूम एनर्जी टर्म क्या हो रही है, उसमें बढ़ रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, बढ़ रही थी, जिससे न्यूक्लियस की क्या है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव साइन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इससे क्या है, न्यूक्लियस को इजीली निकाल पा रहे हैं, जिससे बाइंडिंग एनर्जी टर्म क्या है, डिक्रीज हो रही है। और इस डिक्रीमेंट को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक नेगेटिव साइन लगाया। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई हमारी सरफेस एनर्जी की टर्म्स में, माइनस ए एस ए टू द पावर 2/3। ए एस यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी सरफेस एनर्जी की टर्म्स में एक कांस्टेंट को डिफाइन किया है, जो कि क्या है, ए एस। ये जो डिपेंडेंसी है इस मास नंबर के साथ, ये हमको याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में पूछते हैं। तो हमने क्या देख लिया, वॉल्यूम एनर्जी टर्म देख ली, सरफेस एनर्जी टर्म देख ली, अब हम क्या देखेंगे, कूलम्ब एनर्जी टर्म। तो चलिए एनर्जी इसको कैसे समझते हैं और ये बाइंडिंग एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, तो चलिए देखते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, उस पे
पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यानी ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या माना हमने, पॉजिटिव चार्ज माना। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स के बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी प्रोटॉन्स क्या है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्या है, दोनों सेम चार्जेस हैं, और सेम चार्जेस में हम जानते हैं कि क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन रिपल्शन फोर्स लगता है, ठीक है। इस रिपल्शन फोर्स के कारण जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो कुछ कम होने की कोशिश करेगी, यानी उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होने की कोशिश करेगी, ठीक है। कम कैसे, कि स्टेबिलिटी कम का मतलब उसमें से हम इजीली निकाल पाएंगे उनको, ठीक है। स्टेबिलिटी कम का मतलब तो यही होगा ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो वो दूर दूर होंगे, जिससे क्या होगी, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हम उसको क्या करेंगे, निकाल पाएंगे इजीली। तो उससे हमने क्या बोला, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीमेंट को शो करेगी, और वही जो डिक्रीमेंट है वो क्या हो, किसकी फॉर्म में होगा, कूलम्ब एनर्जी की फॉर्म में वो क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या है, चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। इसमें जो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे बोला, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स को तो आप छोड़ो, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हमने क्या बोला, इसके अंदर ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पूरे न्यूक्लियस को जो हमने स्फेरिकल माना है, इसलिए हमने क्या देखा कि ये जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, एक चार्ज स्फेयर हो गया, मतलब ये क्या मान लिया मैंने, चार्ज्ड स्फेयर। ठीक है। अब इस चार्ज स्फेयर को बनाने के लिए, ये क्या है, चार्ज स्फेयर है, इस चार्ज स्फेयर को बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, उसकी कूलम्ब एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो ये क्या है, मैंने एक न्यूक्लियस को एक चार्ज स्फेयर मान लिया, ठीक है। इस चार्ज स्फेयर में मैंने देखा कि जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक प्रोटॉन पे मैंने चार्ज प्लस ई मान लिया, तो इसमें क्या है, जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड प्रोटॉन्स पे चार्जेस मैंने क्या मान लिया, जेड ई। अब इस पे ओवरऑल इस स्फीयर पे चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल्स टू जेड ई। अब मैं जानती हूँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या रहती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो हमने क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैट्स में, चार्ज स्फीयर के कारण क्या पढ़ी थी, 3/5 kq²/r। ये मैंने चार्ज स्फीयर माना है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चार्ज स्फीयर क्यों माना है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जो कि एक हमने एज्यूम किया कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, तो ये क्या होते हैं, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये क्या करेगा, एक चार्ज स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास कितनी आएगी, 3/5 kq²/r। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किस फॉर्म में, इसकी कूलम्ब एनर्जी की फॉर्म में। इससे हम देखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी में है वो डिक्रीमेंट हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इसकी 3/5 kq²/r। मैंने क्या देखा था, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो कितना है न्यूक्लियस के अंदर, प्लस ई। तो न्यूक्लियस के अंदर जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड प्रोटॉन्स के चार्ज कितना आ गया, जेड ई। तो टोटल चार्ज कितना बन गया न्यूक्लियस पे, Ze चार्ज बन गया। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसकी क्या है, कूलम्ब एनर्जी की फॉर्म में है, तो क्या बन गई 3/5 kZe²/r। r इक्वल्स टू क्या होता है, r0 a⁻⁴ तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी 3/5 kZ²e²/r0 a⁻⁴ ये जो टर्म्स हैं, ये क्या है, ये जो टर्म्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये पूरी क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। तो हमें डिपेंडेंसी किसकी देखनी है, सॉरी एक तो ये वाली कांस्टेंट क्वांटिटी क्या क्या है, ये e² वाली, यानी कि 3/5 kE²/r0। ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी कांस्टेंट है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इसकी क्या है, कूलम्ब एनर्जी की फॉर्म में है। तो यहां से देखेंगे जो कूलम्ब एनर्जी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो AC, इसकी कूलम्ब एनर्जी, इस पूरे को मैंने कांस्टेंट मान लिया। और ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है AC, और ये Z² / a⁻⁴ ये मैंने टर्म डिफाइन कर दी इसकी कूलम्ब एनर्जी। अब इतना डेरिवेशन किसके लिए हुआ है हमारा, कूलम्ब एनर्जी के लिए हुआ है।
तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या आ गई, AC(Z²) डिवाइड बाय A⁴ यहाँ पे कई बार इसको ऐसे भी दिया हुआ मिलता है कि AC(Z into Z-1). कुछ मिरर न्यूक्लियस के लिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कूलम्ब एनर्जी इस फॉर्म में भी गिवन रहती है, वो क्या होती है A⁴ यानी AC(Z into Z-1) डिवाइड बाय A⁴ ये हम किसके लिए निकालेंगे, मिरर न्यूक्लियस के लिए। मिरर न्यूक्लियस कौन से होते हैं वो हम आगे देखेंगे, जिसमें एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर दूसरे न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। आपस में वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर क्या रहते हैं, इंटरचेंजेबल रहते हैं। तो एक एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म ये है, और मिरर न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, AC(Z into Z-1) A⁴ इस पूरी टर्म्स को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, जिससे कूलम्ब एनर्जी की टर्म में उस कांस्टेंट को मैंने AC डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गई, AC(Z²) A⁴ अब इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, अब हमें क्या देखना है, वो इंक्रीमेंट। तो कूलम्ब एनर्जी के कारण बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। तो डिक्रीमेंट को मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कर दिया। डिक्रीमेंट क्यों होता है, अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उस कमी को हमने क्या बोला, एनर्जी की फॉर्म में कूलम्ब एनर्जी बोला, जो जिसको एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कूलम्ब एनर्जी क्या है, -AC(Z²) डिवाइड बाय A⁴ तो ये जो डिक्रीमेंट है उसको मैंने नेगेटिव साइन से शो कर दिया। और तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म। ये क्या लिखा है मैंने, अराइजेस ड्यू टू एसिमेट्री बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है NZ का, यहाँ पे क्या है, एक मैंने इसको लाइन ड्रॉ की है। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन्स नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब एसिमेट्री आ जाती है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर के बीच में। लाइटर मास न्यूक्लियस में तो क्या होता था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिससे ठीक है उनके बीच में इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है प्रोटॉन्स की संख्या के साथ के बजाय, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। तो ये जो ग्राफ है वो यही चीज शो कर रहा है कि मास नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उनका वो क्या हो जाती है, उसमें एसिमेट्रिसिटी आ जाती है प्रोटॉन्स की संख्या के बजाय, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ ही चार्जेस बाकी होंगे। न्यूट्रॉन तो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब उसके अंदर जो प्रोटॉन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो आपस में क्या होंगे, फिर ज्यादा रिपेल कर पाएंगे, चार्जेस भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो उनके बीच में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, जिससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसी कमी को कंपनसेट करने के लिए न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि न्यूक्लियर फोर्स इसके अंदर बढ़ जाए। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर फोर्स भी तो इसके अंदर बढ़ेगा, और वो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, इसके जो प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको क्या करेगा, ये ओवरकम करेगा, जिससे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या है, बढ़ाया जा सके। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए इसमें डाउट है तो फिर से देख लेते हैं कि जैसे जैसे लाइटर मास न्यूक्लियस में तो हमने देखा था कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। लेकिन हैवियर न्यूक्लियस के लिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि एसिमेट्रिसिटी आ जाती है इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में, कि प्रोटॉन्स जो वो ज्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ जाता है। इस रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियर की जो स्टेबिलिटी वो कम होने लग जाती है, और इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या को क्या है, वो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और वो न्यूक्लियर फोर्स इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन के बीच का वो क्या कर सके, कंपनसेट कर सके, जिससे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी है वो क्या है, बढ़े। तो इसमें ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज क्यों हो रही है, इस प्रोटॉन के बीच में क्या है, रिपल्सन के कारण, एसिमेट्रिसिटी के कारण। इस एसिमेट्रिसिटी के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी में हम देखेंगे कि ओवरऑल एक डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है।
तो बाइंडिंग एनर्जी इसमें भी क्या होती है, घटती है एसिमेट्रिसिटी बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन नंबर्स के कारण। तो हमें ये याद रखना है कि एसिमेट्रिक टर्म का कैसे अराइज होती है, क्योंकि हेवियर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिमेट्रिसिटी आ जाती है। और ओवरऑल हम ये देखेंगे कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो EB है वो क्या बोला मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है n माइनस z का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a। यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, a माइनस z। तो यहाँ पे मैंने लिखा EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस 2z हो जाएगा, ये होल स्क्वायर डिवाइड बाय r। ये जो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगी तो EB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक कांस्टेंट के रूप में as a माइनस 2z का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a। इसमें क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो क्यों होगी, एसिमेट्रिसिटी बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नंबर के बीच में। तो इसमें भी ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो हमने 4 एनर्जी टर्म्स देख ली। अब हमारी लास्ट है पेयरिंग एनर्जी टर्म। पेयरिंग एनर्जी ये कैसे होती है, अराइजिंग ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई, की न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करती है ये पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो हमने देखा कि कुछ इवन न्यूक्लियाइज होते हैं, कुछ इवन ओड इवन कॉम्बिनेशन बनता है, और कुछ ओड न्यूक्लियाई होती है। इवन से क्या मतलब है कि इसमें अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो दोनों क्या है, इवन है। और ये ओड इवन क्या है, जिसमें प्रोटॉन्स या तो इवन हो या न्यूट्रॉन ओड हो, या प्रोटॉन ओड हो या न्यूट्रॉन क्या हो, इवन हो। ओड किसको बोल रही हूँ मैं, इसमें न्यूक्लियॉन्स क्या है, ओड यानी प्रोटॉन नंबर भी ओड और न्यूट्रॉन नंबर भी ओड। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व से ये डिफाइन किया था कि जो इवन न्यूक्लियाइज होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, यानी उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जो ओड इवन और इवन ओड होते हैं, ये जो इंटरमीडिएट होते हैं, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है वो इससे क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो ओड न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, लिस्ट स्टेबल होते हैं। यानी कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने इवन ओड और ओड इवन से क्या देखा था कि कौन सा न्यूक्लियाई है वो ज्यादा स्टेबल है। तो हमने क्या पाया था, इवन वाले जो है वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, और ओड वाले क्या है, लिस्ट स्टेबल होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जो इवन वाले जो पेयर वाले है ना, ये क्या कर देते हैं, आपस में ऑपोजिट स्पिन वाले क्या होते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो इस इवन वाले के अंदर क्या है, एक भी अनपेयर्ड न्यूक्लियन नहीं है। इस इवन न्यूक्लियाई के अंदर क्या है, एक भी अनपेयर्ड न्यूक्लियन नहीं है, अनपेयर्ड न्यूक्लियन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए मैंने बोला है कि क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके अंदर जो ओड वाला है, ठीक है, तो ये ओड न्यूक्लियन है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियंस जो है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियंस अनपेयर्ड होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जिससे मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। और इसके अंदर क्या है, ओड इवन वाले केस में क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियन ऐसा बचेगा जिसकी जो अनपेयर्ड रहेगा, उसकी वजह से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। वो कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी के कारण मैंने क्या देखा, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। किसी के लिए 0 आ रही है, किसी के लिए ज्यादा आ रही है, और किसी के लिए कम आ रही है। तो मैंने क्या देखा, जो इसके पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियंस की पेयरिंग के कारण जो एनर्जी आती है, बाइंडिंग एनर्जी, वो क्या होती है, उसकी पेयरिंग एनर्जी होती है। तो इस पेयरिंग एनर्जी में अलग अलग फैक्टर स्टेबिलिटी के कारण मैंने देखा क्या, बाइंडिंग एनर्जी में कुछ की जो है वो इंक्रीज हो रही है, कुछ न्यूक्लियंस के लिए उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो 0 आ रही है, और कुछ के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो इसमें मैंने क्या देखा कि इवन वालों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या आ रही है, मैंने जब ड्राइव किया फॉर्मूला, तब मुझे पता चला कि जो पेयरिंग एनर्जी है AP वो क्या है, A⁴ ऐसा कुछ आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है और इसकी जो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। फिर मैंने देखा कि जो ओड इवन है और इवन ओड है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 0 आ रही है। 0 क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो पेयरिंग है वो क्या है, सिर्फ एक न्यूक्लियंस की वजह से जो पेयरिंग है वो नहीं हो पा रही है। वो एक न्यूक्लियन की वजह से जो वो अनपेयर्ड हो रहा है एक न्यूक्लियन, ठीक है। तो उसकी वजह से
से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ठीक है, अब फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है, ओड ओड के बीच में। अब ओड ओड है, ये क्या है, लिस्ट स्टेबल है। लिस्ट स्टेबल है तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, A3/4। कुछ बुक्स के अंदर इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं स्पेयरिंग एनर्जी को, तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस माइनस डेल्टा A⁴। तो हमको ये जो नीचे वाली टर्म है ये ध्यान में रखनी है कि जो मास नंबर के साथ में है ये जो पेयरिंग एनर्जी वो कैसे डिपेंड करती है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम मास नंबर के साथ में इसका वेरिएशन कैसे कर रहे हैं। तो पेयरिंग एनर्जी हमने क्या देख लिया कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के अंदर हमारे बाइंडिंग एनर्जी है वो इवन इवन ओड इवन और ओड ओड के लिए ये 3 तरीके से इसके अंदर डिक्रीमेंट होता है। पहला क्या है, इवन इवन, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल होने के कारण इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे मैंने जो केसेस ले लिए 3 टाइप के केस लिए। पहला है इवन इवन, सेकंड है इवन ओड एंड थर्ड है ओड ओड। यहाँ पे मैंने इन तीनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बता दी है कि किसके लिए डिक्रीज होगी, किसके लिए इंक्रीज होगी और किसके लिए बाइंडिंग एनर्जी 0 होगी। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, जिसमें हमने क्या है 5 टर्म्स पढ़ी थी कि तो इन सभी 5 टर्म एनर्जीज का हम एक साथ एक्सप्रेशन देख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो टोटल है वो 5 टर्म्स पे कैसे डिपेंड करती है। पहले हमने क्या देखा था, वॉल्यूम्स पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो ये क्या है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। ये क्या है, सरफेस एनर्जी टर्म, जो कि कैसे डिपेंड करती है A⁴ के। फिर ये क्या है, कोलम्बियन एनर्जी टर्म, जो कैसे डिपेंड करती है A⁴ के। फिर ये एसिमेट्रिक टर्म, ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी टर्म। ये जो सभी है ये वॉल्यूम एनर्जी के कारण तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन इन सभी के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। और ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इवन इवन के लिए हमने क्या बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, और इवन ऑड और ऑड इवन के लिए बाइंडिंग एनर्जी 0 हो जाती है, और ओड ओड केस के लिए क्या है, लिस्ट स्टेबल हो जाता है, जिससे बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डिक्रीज होती है। उस डिक्रीमेंट को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता है तो आप एक इसकी ट्रिक बना सकते हैं, वो क्या है, V स्केप। V से क्या है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, S से क्या है, सरफेस एनर्जी टर्म, C से क्या है, कूलम्ब एनर्जी टर्म, और A से क्या है, एसिमेट्रिक एनर्जी टर्म, और P से क्या है, पेयरिंग एनर्जी टर्म। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V स्केप। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम इस बाइंडिंग एनर्जी को याद रख सकते हैं। हमें क्या ध्यान होना चाहिए कि मास नंबर पे इसकी कैसे वेरिएशन शो करता है। 5 टर्म्स पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो हलचल होती है न्यूक्लियॉन्स के अंदर, कि कुछ के अंदर न्यूट्रॉन्स नंबर ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी में क्या कमी आ जाती है। जो सरफेस पे जो लेस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, सरफेस में जो लेस बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके अंदर क्या कमी आ जाती है, उसके वजह से बाइंडिंग एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है। उसकी जो पेयरिंग है बिटवीन उनके जो स्पिन एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, स्पिन के कारण अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी में किस तरीके से फर्क पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हमने टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कमी आती है वो कैसे एक्सप्लेन किया हमने सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे गेट के, जो बेसिस है कि इन सभी 5 टर्म्स के कारण जो मास नंबर में है वो कैसे वेरिएशन शो होता है, तो वो देखेंगे। और फिर हम इसका पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा कि मोस्ट स्टेबल आइसोबार्स के लिए जो Z नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।